नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी सिंगला केस को लेके। जी हाँ साथियों एक बैंक पेंशनर हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा अपनी वेदना एक पत्र में लिखी और पत्र में लिखने के बाद साथियों उन्होंने बकायदा सही कैलकुलेशन करके प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ कार्यालय में वो पत्र भेज दिया। अब साथियों पीएमओ कार्यालय की तरफ से उस पत्र का जवाब आया है और क्या जवाब आया है हम आपको वीडियो के आखिरी में बताएंगे। लेकिन साथियों अभी हम बताएंगे कि जो पेंशनर हैं एमसी सिंगला केस जो तमाम पेंशनरों को राहत दे सकता है, वो पेंशनर परेशान हैं, बेचारे पेंशन अपडेशन का रिवीजन का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथियों सरकार 30 सालों से उनको परेशान कर रही है। लगभग 18 सालों से उनका केस चल रहा है। साथियों सबसे बड़ी बात है मालूम क्या जो एमसी सिंगला साहब थे उन्होंने केस दायर किया लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बेचारे जहां भी होंगे वो सोच रहे होंगे कि चलो मेरे मरने के बाद तो केस हल हो गया होता, जो हमारे और पेंशनर भाई हैं उनको पेंशन रिवीजन का, पेंशन अपडेशन का और बकाया एरियर का फ़ायदा मिल गया होता। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है एमसी सिंगला जी जो हमारे बीच नहीं है, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे, उनको भी शांति नहीं मिली होगी कि भैया वो भी सरकार को कोस रहे होंगे, आईबीए को कोस रहे होंगे, केंद्र सरकार को गालियां दे रहे होंगे कि ये हमारे केस को जानबूझ के लटकाए हैं। बेचारे उनके मरने के बाद भी उनको साथियों शांति नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है 2.5 लाख पेंशनर काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन साथियों सरकार अभी भी सो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज तमाम तारीख पे तारीख दे रहे हैं और इस बीच करीब 2.5 लाख पेंशनर जो कि काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन सरकार ने 2 शब्द तक नहीं बोली। इतनी ज़्यादा मौतें हो गई। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जो खलनायक है वो है आईबीए ही साथियों रायता फैलाया पड़ी है। फिलहाल साथियों आज हम बात करेंगे उस पत्र के बारे में, जो पत्र लिखा है, मार्मिक पत्र लिखा है साथियों, उसके बारे में आपको मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि पत्र में क्या क्या बातें कही हैं, वो मैं आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अदर साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जो पेंशनर भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उन पर शेयर कर दीजिएगा ताकि साथियों सच्चाई उनको भी पता चल सके किस तरीके से पेंशनरों के साथ गलत कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार गलत करती है तो इंसान कहाँ जाएगा भाई, ओबियसली है वो कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोर्ट में न्याय व्यवस्था है और कोई इंसान इस उम्मीद से जाता है कि भैया हम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमें न्याय मिलेगा अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था सिर्फ नाम की न्यायिक व्यवस्था हो गई है। उनको तो साथियों असली सुप्रीम कोर्ट को जो चला रही है वो सरकारें चला रही हैं। तमाम ऐसे ऐसे जज हैं जिनको प्रलोभन दे दिया जाता है कि आप केस लटकाए रखिएगा, केस हमारे पक्ष में बोलिएगा, तो राज्यसभा की सीट, सांसदीय की सीट आपके लिए इंतजार कर रही है। बताइए साथियों, न्याय व्यवस्था भी आज ऐसी स्थिति हो गई है, सच में अंधा कानून हो गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि पेंशन रिवीजन ये इनका मौलिक अधिकार है। और साथियों सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले ही नहीं मान रहा है। आपको मैं आज ऐसे ऐसे फैसले बताने जा रहा हूँ जिसे सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज उन अपने फैसलों को मानने के लिए तैयार नहीं है। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं कि क्या है पॉइंट वाइज पॉइंट। पहला पॉइंट है बैंक पेंशनरों ने पीएमओ को लिखा खत, पत्र हुआ वायरल। पत्र वायरल हो गया है साथियों, तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पत्र चल रहा है। चलेगा साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा नीचे ये एक पत्र है। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट विद रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर PMO GPG 2026 002840 issued in response to my letter dated January 2, 2026 regarding pension updation and other grievance। देखिएगा ये 25 मई 2026 का लेटर है, लेटेस्ट लेटर है साथियों। और इन्होंने ये सन ने 2026 यानी जनवरी 2026 में एक लेटर लिखा था, जिस पर साथियों पीएमओ ने जवाब दिया और पीएमओ ने कहा
कि भैया हम क्या करें, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो पहले कोर्ट केस का हल हो जाने दीजिए। जिस पर साथियों इन्होंने वापस पीएमओ कार्यालय को एक फिर से लेटर लिखा है, और इस बार लेटर लिखा है बिल्कुल डीपली, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को बताने की कोशिश की है कि भैया हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, और ये केस कब तक चलेगा, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो हम कब तक इंतजार करेंगे। भाई हमारे साथ जो पेंशनर है उनसे भी ज़्यादा सीनियर पेंशनर हैं, सुपर पेंशनर हैं, जो बेचारे दवाई तक का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नाम के लिए पेंशन आ रही है, तो क्या फ़ायदा ऐसी पेंशन से। नाती पोते हैं, कई अपने परिवार को लेकर चिंता रहते हैं, उनके बेटे हैं, उनका व्यापार आगे बढ़ाना है, लड़कियां रह गई हैं काफ़ी, उनकी शादी करनी है, साथियों तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और दवाई का खर्चा तो कम पड़ जाता है इन पेंशन से। देखिएगा उन्होंने साथियों लिखा है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी, धर्म सिंह ए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर। चलेगा साथियों, आप लेटर नीचे देखिएगा, मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता रहा हूँ, इसका मैंने हिंदी अर्थ किया है, क्योंकि काफ़ी हमारे पेंशनर भाई हैं, जैसे बहुत से हैं भाई, वैसे अंग्रेजी तो बैंक वालों की अच्छी होती है, लेकिन फिर भी साथियों मैं इसको हिंदी में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी में आप सुनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और नीचे ये लेटर चल रहा है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं धर्म सिंह एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हूँ, ने पूर्व में दिनांक 2 जनवरी 2026 को अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बैंक पोषण भोगियों के साथ हो रहे भेदभाव और अन्याय के संबंध में आपको विस्तार से अवगत कराया था। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यालय ने गहन परीक्षण के बाद यह स्वीकार किया है कि पेंशन अपडेटेशन की हमारी मांग न्याय संगत है। यानी कि पीएमओ कार्यालय भी कह रहा है हाँ आप जो मांग कर रहे हो बिल्कुल सही है। तो साथियों अगर मांग सही है तो सरकार क्यों नहीं इनकी मांग पूरी कर देती है। 10 साल से केस रबड़ की तरह खिंचा चला जा रहा है, यानी कि ये लोग सही हैं। अगर इनकी मांग गलत होती तो साथियों निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट फौरन खारिज कर देती, लेकिन 10 साल से खिंचता नहीं केस। हालांकि चूंकि यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आपका कार्यालय इस समय कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यानी इनका कार्यालय जो इनको पेंशन मिल रही है, जहां से निर्णय लिए जाएंगे बैंक पेंशनरों के, उनका कार्यालय इस पर कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं। जैसा कि आपने अपने पत्र संख्या PMOPGD 2026-002840 में उल्लेख किया है, पेंशन अपडेशन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। महोदय, पिछले 30 वर्षों से इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बैंक पेंशन भोगियों की न्यायोचित मांगों की लगातार अनदेखी की है। परिणाम स्वरूप सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पास न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। महोदय, अब तक हमें केवल तारीख पर तारीख यानी स्थगन ही प्राप्त हुआ है। यदि हम पेंशन अपडेशन को लेकर न्यायालय के रुख को देखें तो इस संबंध में सिंगला केस में अब तक लगभग 25 से 30 सुनवाई हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात कह दी है कि 25 से 30 सुनवाई हो चुकी इस केस में, और सबसे लंबा केस, और तारीख भी इनको लंबी लंबी दी जाती है, दूर दूर की दी जाती है। चलेगा साथियों, दूसरी बात हम चर्चा करते हैं। देखिएगा इनका जो केस है वो 12/3/2026 को 12 मार्च 2026 को केस फाइल हुआ, और अब साथियों जो तारीख मिली है वो मिली है 22/7/2026, 22 जुलाई 2026 को इनको तारीख मिली है। अभी साथियों अभी केस की सुनवाई हुई थी, आपने देखा भी था कि केस की सुनवाई हुई थी, और यहाँ पर साथियों जज साहब बोल भी रहे थे कि फाइनल हम इस बार हियरिंग कर लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करी। देखिएगा एक चार्ट देखिएगा, 12/3/2016 से ये साथियों केस फिल हुआ है, फिर 27/9/2016, 13/9/2022, 15/1/2025, 19/3/2025, 12/3/2026, ये साथियों पूरी सीरीज दी है। 12/5/7/2026, 11/8/2026, 24/8/2016। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 22/7/2026, ये साथियों तारीख दी गई है 22/7/2026, और काफ़ी समय से ये केस चल रहा है। तारीख बहुत बार आती थी तो इनकी तारीख नई दे दी जाती थी, बदल दी जाती थी, फिर सुनवाई होती थी, फिर से एक नई तारीख मिल जाती थी। तो सारी तारीखों का मैंने आपको ब्यौरा इसमें दे दिया है। जहाँ पर तारीख मिली लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो दूसरी डेट दे दी गई, और जहाँ पर सुनवाई हुई वो भी तारीख इसमें दी गई है। चलेगा साथियों, यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ी सी एक बात भी लिखी है, हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बात लिखी है। यहाँ पर आप इसको देखिएगा, इन्होंने एक बात लिखी है नीचे, तो मैं आपको बताऊँ, देखिएगा क्या लिखा है। देखिएगा,
इन्होंने लिखा बोला था 25 से 30 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन परिणाम आज भी वहीं के वहीं हैं। जहां से हमने शुरुआत की थी, अभी वकील उपस्थित नहीं होते, कभी वकील नहीं उपस्थित होते, तो कभी न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं, कभी किसी मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है, तो कभी कोई पक्ष मामले को सप्लीमेंट्री सूची में जोड़ने का अनुरोध कर देता है। यानी कि सरकारी वकील कहीं आई भी है, कहीं कोई ना कोई पक्ष कह देता है कि सप्लीमेंट्री सूची में जोड़ने का अनुरोध किया है, वो सारी बातें मान ली जाती हैं। हम पेंशन भोगियों को केवल एक के बाद एक अगली तारीखी मिलती रहती है। महोदय, हम न्याय की अपनी गुहार आपके सामने रखते हैं। अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, अपनी अपील सीधे शासक अर्थात राजा के सामने प्रस्तुत करना। आप ही वह राजा हैं जिनके नेतृत्व में और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना के साथ आगे देश बढ़ रहा है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम पेंशन भोगी विनम्रतापूर्वक आपसे हमारी न्याय संगत मांगों के में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हैं। अब तक 7 लाख बैंक पेंशन भोगियों की आशाएं और अपेक्षाएं आप पर टिकी हुई हैं। चलेगा साथियों, ये एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया लेटर का। तो यहाँ पर साथियों ये इनका हो गया। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ इन्होंने एक वो किया है कैलकुलेशन कि इनको हर महीना कितना नुकसान हो रहा है बैंक पेंशन अपडेशन ना होने की वजह से। इन्होंने कहा 31,223, लगभग राउंड फिगर में 32,000 रुपए लगभग इनको हर महीना नुकसान हो रहा है साथियों। यानी कि इनकी पेंशन से भी ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। तो देखिएगा, एक मैं चार्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, पूरा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये देखिएगा। यहाँ पर साथियों उन्होंने ये पूरा का पूरा अलाउंस है, देखिएगा पेंशन अपडेशन है, देखिएगा। जैसे अब इन्होंने कहा है धर्म सिंह रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक एज एन ऑफिसर इन अप्रैल 2014 में ये रिटायरमेंट हुए एक ऑफिसर के पद पर। द वेरी टाइम व्हेन द स्पेशल अलाउंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय बेसिक पेंशन वाज फिक्स्ड ऑन 28,665 रुपए। इनकी बेसिक पेंशन फिक्स की गई, कब की गई? जब ये रिटायरमेंट हुए। फ्रॉम 2014 राइट अप टू द प्रेजेंट डे माय बेसिक पेंशन रिमेन्स अंडरस्टैंड एट 28,665। इनका कहना है 2014 में मैं रिटायरमेंट हुआ, तब भी मेरी बेसिक पेंशन यानी जो उनको पेंशन मिल रही थी वो 28,665 ही है। और आज भी साथियों इनकी बेसिक पेंशन है जो साथियों 28,665 ही है। मतलब ये DADR में इनको साथियों फायदा मिलता है, सिर्फ DADR में फायदा देते हैं, और जबकि बेसिक पे में इनको बैंक पेंशनरों को कोई फायदा नहीं मिलता है। जबकि तमाम केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी हैं, RBI के कर्मचारी हैं, उनको साथियों जो फायदा मिलता है वो बेसिक पे में फायदा मिलता है, और DADR में कोई फायदा नहीं, जो सरकार बढ़ाती है उसके अनुसार होता है, और वही DADR बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है। लेकिन इनके साथ कुछ भी नहीं होता। तो इनको 2014 से लेकर 2026 तक अभी तक इनको यही स्थिति है। बैंक रिटायरी आर सफरिंग ए मंथली फाइनेंशियल लॉस, इट इज बिट एज फॉलो। इन्होंने लॉस बताया कितना हो रहा है, देखिएगा पेंशन अपडेशन का 15,000 रुपये पर मंथ। इनका अगर पेंशन अपडेशन हो जाए तो इनको 15,000 रुपये मिलेंगे हर महीने। स्पेशल अलाउंस जोड़ दें इसमें तो 5,500 पर मंथ स्पेशल अलाउंस है। और कम्यूटेशन जो पीरियड है साथियों वो 9,555 रुपये इनको पर मंथ इसमें साथियों। और DADR फ्रॉम 2022 से, तो DADR 2022 से अगर हम जोड़ लें तो 1,168 रुपये इनको हो रहे पर मंथ नुकसान। यानी इन्होंने टोटल लॉस बताया, वो बताया 31,223 रुपये पर मंथ इनको लॉस हो रहा है। और यहाँ पर साथियों अगर बात करें तो करीब अप्रोक्सीमेटली हर बैंक पेंशनर को 32,000 रुपये का लॉस ये दिखा रहे हैं साथियों, जो कि बहुत गलत। इन्होंने कहा है कि भारत सरकार के MOF 2003 में पैराग्राफ 35 यानी सेक्शन आर्टिकल है 35 पैराग्राफ 1 का खुला उल्लंघन क्यों हो रहा है? ये भारत सरकार ने ये बनाया, इसका 35 पैराग्राफ 1 का खुला उल्लंघन क्यों कर रही है सरकार, क्यों कर रही है, तमाम बैंक है उसका उल्लंघन क्यों कर रही है? देखिएगा इन्होंने क्या लिखा है। वर्ष 1993 से 1994 में पेंशन संबंधी मामलों के समाधान हेतु गठित एक उप समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद यह पाया गया कि 1 जनवरी 1986 से 31 अक्टूबर 1987 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा था और उन्हें अत्यंत कम पेंशन प्राप्त हो रही थी। इसके उत्तर में इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA ने विनिमय यानी आर्टिकल 35 पैराग्राफ 1 के अंतर्गत एक अपडेटेशन क्लॉज यानी संशोधन प्रावधान शामिल किया,
जिसमें इस विशेष वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मूल पेंशन को अपडेट करने के लिए एक निश्चित फार्मूला निर्धारित किया गया। यह प्रावधान 1 नवंबर 1993 से प्रभावी किया गया, यानी 1 नवंबर 1993 से ये जो इन्होंने क्लॉज जोड़ा था, अपडेशन क्लॉज, वो जोड़ दिया गया और प्रभावी भी हो गया। जब यह विसंगति एक बार फिर सामने आई तब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी MOF को वर्ष 2003 में विनिमय यानी कि आर्टिकल 35(1) में संशोधन करना पड़ा। इसके लिए मार्च 2003 में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यही फार्मूला भविष्य में भी लागू रहेगा और सभी पेंशन भोगियों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। संशोधित प्रावधान के शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे। यहाँ पर कहा गया है मूल पेंशन यानी बेसिक पेंशन, बेसिक पे और अतिरिक्त पेंशन जहां लागू हो उसी फार्मूले के अनुसार अपडेट किया जाएगा। तो जहां पर जिस राज्य में ऐसा लागू है तो उसी के फार्मूले से अपडेशन मिलेगा। MOU के विनिमय से आर्टिकल 35(1) के प्रावधान जो मूल रूप से 2003 में शामिल किए गए थे, भविष्य के सभी संदर्भों के लिए ओपन एंडेड यानी खुले स्वरूप में बनाए गए थे। इसी के तहत यदि समान पेंशन नियमों के तहत RBI में पेंशन अपडेशन को 2 बार मंजूरी दी जा सकती है, तो वित्त मंत्रालय यानी MOF के बैंकिंग विभाग को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSU बैंक के लिए पेंशन अपडेशन को मंजूरी देने में कोई बाधा या आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सीधा सीधा साथियों कह दिया है कि भैया MOF और IBA को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, PSU बैंक हैं, उनमें साथियों पेंशन अपडेशन अगर हो रहा है तो इनको IBA को और केंद्र सरकार को आपत्ति नहीं करनी चाहिए और करना भी चाहिए। साथियों बात करते हैं स्पेशल अलाउंस। यहाँ पर स्पेशल अलाउंस की भी बात की गई कि स्पेशल अलाउंस में किस तरीके से घाटा हो रहा है और नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। देखिएगा स्पेशल अलाउंस की मैं आपको बता दूं क्या इन्होंने कहा है। 2015 में IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन और UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी सदस्य नहीं है, ने स्पेशल अलाउंस के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करने की साजिश की। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ा अंतर साथियों यहाँ पर एक साजिश की जा रही है और ये साजिश गलत है साथियों, इनके बीच साजिश की जा रही है। देखिएगा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये IBA हैं और UFBU है, इनमें साथियों कोई भी रिटायरमेंट नहीं है उस समय का। अगर इसमें रिटायर्ड कर्मचारी सदस्य होते तो निश्चित ही वो अपनी आवाज उठाते। कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बड़ा अंतर पैदा करने की साजिश है। इसके परिणाम स्वरूप 2012 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को उनकी पेंशन में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। यह स्पेशल अलाउंस वास्तव में बेसिक पे यानी मूल वेतन का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन इसे ऐसी मान्यता नहीं दी गई। 1 नवंबर 2012 के बाद रिटायर हुए सभी बैंक कर्मचारी इस आर्थिक नुकसान का भार उठा रहे हैं। 2008 में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र में बेसिक पे की 2 अलग अलग श्रेणियां नहीं हो सकती हैं, एक कार्यरत कर्मचारियों के लिए और दूसरी केवल पेंशन की गणना के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों हेतु। ऐसा कोई भी नियम वैध माना जाएगा यानी अवैध माना जाएगा, ऐसा कोई भी नियम है तो साथियों अवैध माना जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अनदेखी करते हुए स्पेशल अलाउंस को 7.75% से बढ़ाकर 31.5 तक कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और उद्देश्य के सीधे खिलाफ है। तो यहाँ पर साथियों 1 जुलाई 2015 को स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स VS महेंद्रनाथ यानी सिविल अपील थी 11/23/2015 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि पेंशन वर्तमान वेतनमान के 50% से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्पेशल पे के कारण 2012 से पेंशन लगातार घटती गई और अब केवल यह 37.5 तक रह गई है। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो ड्रामा चल रहा है IBA इसमें ड्रामा कर रहे हैं, तमाम ये लोग ड्रामा कर रहे हैं जो कि गलत है। चलेगा साथियों, इन्होंने एक चीज़ और बताई है, इन्होंने बताई है ये आपका जो कम्यूटेशन पीरियड है साथियों उस पर भी बात करिए। कम्यूटेशन पर 6 लाख का घाटा इनको हो रहा है, हर पेंशनर को हो रहा है कम्यूटेशन पर 6 लाख का। अगर टोटल साथियों अगर निकाला या 7 लाख जो पेंशनर है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया है तो 41,665 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है 7 लाख पेंशनरों का 6 लाख के हिसाब से। देखिएगा साथियों उन्होंने बकायदा पूरी एक लिस्ट बनाई है। देखिएगा उन्होंने क्या कहा है, एवरी पेंशनर इज इनिशिएटेड टू कम्यूटेशन 1/3
देयर पेंशन बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक फॉर्मूला, द अमाउंट इज डिडक्टेड योर मंथली पेंशन while the commuted amount typically recovery within approximate 10 years। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, इन्होंने कहा है जैसे 2014 में इनकी बेसिक पेंशन थी वो थी 28,665, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 1/3 ये कम्यूटेशन हुआ है तो इनको 9,555 के अनुसार हो रहा है। तो इन्होंने क्या है साथियों लिया है, टोटल जो कम्यूटेशन वैल्यू है वो मैं आपको बता दूं 9,555 गुणा 9.81 ये ब्याज लेती है जो भी ये सरकार देती है, गुणा 12, तो यहाँ पर 11,24,815 रुपये हो रहा है। लेकिन साथियों जो आप लोग दे रहे हो, जो सरकार ले रही है वो क्या ले रही है, टोटल कम्प्यूटेशन रिकवरी बाई द बैंक्स, बैंक्स जो ले रही है वो ले रही है 9,555 गुणा 15 गुणा 12 बराबर 17,19,900 रुपये, यानी कि 17,19,900 रुपये बैंक ले रही है 15 साल में, जबकि ये 10 साल में पूरा हो रहा है। अगर देखा जाए तो 10 + 2, अरे भाई 10 साल इनका मूल मान लीजिए, पैसा वापस करो, 2 साल की ब्याज मान लीजिए, तो 12 साल में कम्यूटेशन पीरियड पूरा होना चाहिए। लेकिन ये दे क्या रहे हैं 17,19,900। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा साफ साफ जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 5,85,015 रुपये का, 5,85,015 रुपये का यहाँ पर अंतर साफ साफ आ रहा है। और अगर यह 7 लाख रिटायरमेंट है उन पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 41,665 करोड़ रुपए जो कि बैंकों को लाभ हो रहा है, सरकार को लाभ हो रहा है, और सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोलेगी, जो कि गलत है। चलेगा साथियों। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा साथियों फैसला एक कहा है, अपने फैसले में कहा था कि 10 + 2 12 साल में वसूली हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो 12 साल रखा है और 12 साल में ही वसूली होनी चाहिए। देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहा है इन्होंने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मूल राशि की पूरी वसूली हो जाने के बाद ब्याज की वसूली की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। और यहाँ पर इनका जो पैसा है वो 10 साल में पूरा हो रहा है जो ये ले रहे हैं, और यहाँ पर 2 साल की अगर ब्याज मान लें तो 12 साल से ऊपर नहीं हो सकती। 15 वर्ष की वसूली अवधि अन्यायपूर्ण है क्योंकि वास्तविक वसूली 9 वर्ष 10 महीने में पूरी हो जाती है, यानी जो वसूली हो रही है वो 9 वर्ष 10 महीने में पूरी हो रही है। इसलिए 15 वर्ष की बजाय यह अवधि अधिकतम 12 वर्ष तक सीमित होनी चाहिए थी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर खुद सर्वोच्च न्यायालय कह रहे, फिर भी साथियों ये लोग मान नहीं रहे। चलेगा साथियों। दूसरी बात और इन्होंने कही है DA/DR पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक समान नीति अपनाई जाए, चाहे वो बैंक पेंशनर हो, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ऐसा आदेश दिया। देखिएगा मैं आपको बता दूं, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्ट निर्देशों तथा वर्ष 2023 में दायर एक सिविल अपील के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि कार्यरत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच DA/DR को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है, क्योंकि महंगाई का प्रभाव दोनों वर्गों पर समान रूप से पड़ता है। निर्णय में आगे स्पष्ट किया गया है कि ऐसा भेदभाव समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है तथा किसी भी प्रकार का मनमाना अंतर या भेदभावपूर्ण व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन की साथियों यहाँ पर बात हो रही है, साफ साफ यहाँ उल्लंघन हो रहा है। वर्तमान में जो कर्मचारी सेवा में या 1 नवंबर 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन्हें वर्ष 2016 को आधार मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के अनुसार DA/DR दिया जा रहा है, लेकिन 1 नवंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्ष 1960 को आधार मानकर CPI के अनुसार DA/DR दिया जा रहा है। यानी कि 1 नवंबर 2022 के तो जो रिटायरमेंट हुआ उनको तो भैया उसी के अनुसार मिल रहा है ना, लेकिन 1 नवंबर 2022 से पहले को सभी को 1960 का आधार मान के वो दे रहे, जो कि गलत है। अलग अलग आधार वर्षों 1960 और 2016 के उपयोग के कारण मुझे DA/DR में 1,168 कम मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मुझे हर महीने सीधे 1,168 का आर्थिक नुकसान हो रहा है। महंगाई का बोझ कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में कोई भेदभाव नहीं करता है, इसलिए DA और DR बढ़ाने के लिए अलग अलग दरें निर्धारित करना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और मनमाना है। उपरोक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं 1 नवंबर 2022 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले DA के फार्मूलों की समीक्षा की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पेंशन भोगियों को भी कार्यरत कर्मचारियों के समान त्रैमासिक आधार पर DA/DR प्रदान किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर
सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट का ही नियम नहीं मान रहे। और लास्ट में साथियों जो लेटर का इन्होंने आखिरी हिस्सा लिखा है वो लिखा है 30 वर्षों से अन्याय ये सह रहे हैं, पेंशन रिवीजन के साथ साथ बकाया एरियर इनको मिलना चाहिए क्योंकि बकाया एरियर पर इनका हक है। तो देखिएगा इन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री जी को, हमने आपके समक्ष बैंक पेंशन भोगियों की पीड़ा रखी है, विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन भोगियों की स्थिति और भी अधिक गंभीर है। आपसे अनुरोध है पिछले 30 वर्षों से हमारे साथ हो रहे अन्याय का समाधान करें। महोदय, अपनी सेवा अवधि के दौरान इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बैंकों की ओर से हर चुनौती का सामना किया है और उसे सफलतापूर्वक पार किया है। प्रधानमंत्री के रूप में आपने भी समय समय पर इस तथ्य को स्वीकारा है और सराहा है कि बैंक कर्मचारियों ने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम एक बार पुनः आपसे विनम्र अपील करते हैं कि बैंक पेंशन भोगियों की पेंशन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संशोधन मानकों के अनुरूप संशोधित किया जाए। हमारी पेंशन नीति समझौते में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि हमारी पेंशन संशोधन प्रक्रिया जिसमें लागू फार्मूला भी शामिल है आरबीआई के समान होनी चाहिए, क्योंकि आरबीआई का यह विशेष फार्मूला वित्त मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है। ऐसा कदम लगभग 7 लाख बैंक पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को अंततः न्याय दिलाने का कार्य करेगा। हमें विश्वास है कि आप शीघ्र ही प्रभावी और सकारात्मक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी करेंगे, जिससे पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन और डीए-डीआर से जुड़े वर्तमान अन्याय समाप्त हो सके और हम सेवानिवृत्त कर्मचारियों और हमारे परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार पुनः प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय भारत। धर्म सिंह, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी। तो साथियों इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार का क्या जवाब आया है। तो फिलहाल साथियों अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस लेटर का केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। हो सकता है साथियों इसका कोई ना कोई जवाब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि साथियों उन्होंने लेटर भेजा है। इससे पहले जो लेटर भेजा था इन्होंने जनवरी में, उसका जवाब आया था सरकार द्वारा। तो तमाम उन्होंने बातें कही कि भाई आपका केस चल रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो अब साथियों उन्होंने विस्तृत रूप एक साझा तैयार किया है, पूरा एक मेमोरेंडम टाइप का बना के साथियों फिर से इन्होंने भेज दिया है पीएमओ कार्यालय को। फिलहाल साथियों लेट्स वी सी व्हाट विल हैपन, हम देखेंगे क्या होगा इसमें साथियों और क्या जवाब आता है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।